वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि कैसे जो हमारे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो इवोल्यूशंस हैं ब्रिटिश के द्वारा पारित किए गए या फिर पास किए गए रेगुलेटिंग एक्ट्स में, चार्टर एक्ट्स में, गवर्नमेंट एमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशंस, वैल्यूज़ को या प्रिंसिपल्स को देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो मेकिंग ऑफ इंडियन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रॉपर मेकिंग हुई, उसकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट असेंबलीज मेंबरशिप का जो गैदरिंग्स थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों आज के ज़माने में और कैसे ये कहा जाता है कि यह वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और कहीं ना कहीं बेस्ट भी कहा जाता है कि इसमें कैसे कैसे प्रोविजंस और एक्ट्स ऐसे दिए गए हैं जो बिल्कुल ही ऐसे माइंडसेट को दिखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उन सब टाइम पे डिस्कशन और डिबेट्स करके एक प्रारूप तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हम इस वीडियो में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। और मेटल इसमें जो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के जो प्रॉपर डिबेट्स, डिस्कशन या मीटिंग्स हुई, डेट टाइम पीरियड्स था, उसमें इतने सारे लगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये दिखाता है कि जो बन के जो तैयार हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे ही किसी एक सिंगल पर्सन का आइडियोलॉजी नहीं है। जो उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में बैठे थे लोग, वह प्रॉपर डिबेट्स होते थे आपस में, उनके इंटेलेक्चुअल्स आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज बैठ के उन सब डिस्कशन डिबेट करके एक कंक्लूजन में पहुंचे थे, तो जाके एक एक्ट या लॉज बन के तैयार होता था। और ऐसे करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने गए। और ये कलेक्टिव विजडम दिखाता है इंडिया, जो उस टाइम पे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे हुए थे उनके विजडम को बताता है। और यह एस्पिरेशन है कि एक नए इंडिपेंडेंट नेशंस का कैसा होगा। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यह दिखाता है कि हमारे जो विजन्स हैं, फाउंडर्स के कलेक्टिव विजडम और एस्पिरेशन को दिखाता है कि हमारे जो लीडर्स या फिर उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी जो विजडम है या उनके जो बुद्धिमत्ता है, उनके बारे में बताता है। और मेटिकुलस ड्राफ्टिंग है, इसकी जो बनाने की प्रोसेस है जिसमें लगभग 3 साल लग गया, बहुत अच्छे तरीके से जो ड्राफ्टिंग है, ये सब चीज़ें इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसे प्रोविजंस या आर्टिकल्स दिए गए हैं तो बिल्कुल ही प्रिसाइज और बहुत डिटेल्ड में समझाया गया है। अब लीगल फाउंडेशन को अगर हम समझे तो लॉ क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री के लिए, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के पावर को डिफाइन करती है या गाइडलाइंस देती है। और यह फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम है, किसी भी लीगल सिस्टम के लिए जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फाउंडेशन। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ होता है। यह प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा जब सेशन में नहीं होता है, जब लेजिस्लेचर, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सेशन में, लोकसभा या फिर विधानसभा में सेशन अभी नहीं हो रहा हो और उस टाइम पे कोई हमें कानून पास करना है या फिर किसी तरह का गाइडलाइंस देना है, तो उस टाइम पे एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट वो सेशन नहीं चल रहा था, तो एक ऑर्डिनेंस पास करके एक कानून लगाया गया कि हम लॉकडाउन लगाएंगे या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो यह ऑर्डिनेंस था। लॉ क्या है कि रूल्स गवर्निंग बिहेवियर इधर रिटन और रिटन इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज विद लीगल फोर्स। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस है, उसमें मान लो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि एक कानून जो एक्ट्स एक बिल के रूप में आती है, फिर एक्ट्स बनता है, और एक्ट्स के प्रॉपर डिस्कशन डिबेट्स या पास होने के बाद जो लीगल में आ जाता है वही लॉ है। जैसे बीएनएसएस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह एक लॉ है। तो हमने जाना है कि ये लीगल फाउंडेशन में तीन जो लॉ, ऑर्डिनेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। अगला है
हायरार्की क्या है इंडिया में, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, लॉ उसके नीचे है, के बाद बाईलॉज है और रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे गाइडलाइंस दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है कि कोई भी कानून कैसे कैसे पारित किया जाएगा, तो कैसे कैसे पास होगा, उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे। कोई भी एक्ट्स है, जो स्टार्टिंग में बिल होता है, फिर एक्ट बनता है, और उस एक्ट के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो एक हायरार्की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोसीजर दिए गए हैं कि लॉ कैसे बनाए जाएंगे। तो पहले नंबर पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे नंबर पे है लॉज, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाती है विद कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। बाईलॉज होते हैं रेगुलेशन मेड बाय लोकल अथॉरिटीज सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल स्टेट। जो सेंट्रल स्टेट के लॉज के अंदर में ही थोड़ा एक सब ऑर्डिनेट लॉज होते हैं, वो बाईलॉज होते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डिटेल्ड। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वह एक्ट बन के तैयार है, पॉलिसीज इनेक्टेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रॉपर आ जाने के बाद ही उसके प्रॉपर पता चलता है कि ये कानून के सारे जो जो डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें दिए गई हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पहले बिल से एक्ट हुआ, एक्ट बन के तैयार हुआ, तो कुछ दिनों तक एक फॉल्ट लगा हुआ था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं आए हैं। तब तक हम इसका वेट करके एनेक्टमेंट का, इनेक्ट तो हो चुका था लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आता, तब तक उसका कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। तो फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है, तो यह डिटेल इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया में यह जानना हमें जरूरी है, किसी भी कंट्री में जो लॉ है वो सुप्रीम होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की लॉज है वो सुप्रीम है। तो किसी भी देश में जो उसका जो कानून है वही उसके रूल है। तो यह रूल ऑफ लॉ है, मतलब ये कानून की नज़रों में सभी बराबर है। यहाँ पे कानून सबके लिए एक है, तो वो रूल ऑफ लॉ है। जैसे ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डेसी द रूल ऑफ ने उसने कहा था कि द रूल ऑफ लॉ asserts that governs a nation ensuring that no individual or institution including the government is abetting। यानी कानून के आगे सभी बराबर है, कानून के ऊपर से कोई नहीं है, तो वो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि यह सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को बताता है कि लॉ इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द नेशन, और कानून के आगे सभी बराबर है, क्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। राजा से लेकर जो सबसे निचले तबके का आदमी है, सबके लिए एक ही कानून है। अगर कि वही ऐसा कानून जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यह कानून कोई करोड़पति या फिर अरबपति के लिए भी सेम है, और एक जो नॉर्मल किसान है उसके लिए भी सेम ही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि यह ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट बी लीगली जस्टिफाइड। रूल ऑफ लॉ में जो गवर्नमेंट एक्शन है वह ऐसे आर्बिट्ररी नहीं होगा, वो लीगली जस्टिफाइड होने चाहिए। और लीगल सर्टेनिटी, लीगल मस्ट बी क्लियर, पब्लिक एंड स्टेबल। यानी लॉज जो है बिल्कुल ही, कानून जो है क्लियर होने चाहिए कि कोई किस तरह के लूप होल्स या फिर ऐसे कंसीलिंग नहीं होने चाहिए कि किसी के लिए कुछ हो जाए, किसी के लिए कुछ हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करता है कि रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके एक डॉक्ट्रिन है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। उसके तहत ये कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने पहले भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक सुप्रीम लॉ है जो गाइडलाइन देती है गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, और सिटीजन्स के हक और दायित्व यानी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताती है, और इन दोनों के आपस रिलेशंस को भी बताती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट और सुप्रीम लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, कि गवर्नमेंट जो है वह जो ऑपरेशन होगा गवर्नमेंट का वो रूल्स के अंदर होगा, और फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को दिखाएगा कि जो भी एक्शन लिए गए हैं, जो भी एक्ट्स और पॉलिसीज है गवर्नमेंट्स का,
वो फेयर होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर सेट होने चाहिए। जैसा कि फेडरिक ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन सेट रूल्स प्रमोटिंग फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट डिटरमाइनिंग इट्स नेचर एंड फॉर्म एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। वही बात है कि गवर्नमेंट को एक रूल्स के अंदर में रहकर इस तरह से काम करना है कि सभी को फेयरनेस, मतलब एक ही नज़रों से देख के सारा का काम करना है। The primary purpose is to outline responsibilities of the executive, legislature and judiciary, with the legislature making laws within the constitutional limit। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में है। कोई भी ऐसा कानून जो लेजिस्लेचर बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर में हो, कोई भी ऐसा संविधान की उल्लंघन जैसी बातें ना हो, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और एक ये सवाल आता है कि क्या किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है? ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। जैसे कि एक डिक्टेटरशिप मतलब जहाँ पे हुकूमत, डिक्टेटरशिप मतलब जिसने एक कंट्री पे रूल कर रहा है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट होते थे, इस तरह के डिक्टेटरशिप माइट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट फॉलोड इन प्रैक्टिस। लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन वो क्या उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वहाँ पे कानून तो होगा, लेकिन वहाँ पे जो कानून की भावना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो संविधानवाद है, जो संविधान की जो भावना है, उसकी कमी हो सकती है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। अब संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं? या तो रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है। जैसे कि हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न है, एक बुक में पूरा गाइडलाइन में लिखा हुआ है वहाँ पे कि हमारे ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन में जैसे इंडिया यूके में कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो किताबों में नहीं लिखा गया है, बस किताब में लिखा हुआ एक कोडिफाइड नहीं है। मतलब जैसे हमारे पास एक प्रॉपर एक बुक है कि हाँ ये बुक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही है, लेकिन ब्रिटिश में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनते रहते हैं, लेकिन उनको कोडिफाइड नहीं किया गया, तो वह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगला है फ्लेक्सिबल वर्सेज रिजिड। किसी भी कानून को जो अमेंड करने के जो प्रक्रिया होगी, या फिर किसी संविधान में जो लॉज या फिर एक्ट्स है उसको अमेंड करने के लिए जो होगा, वो अगर इजी वे में होगा तो फ्लेक्सिबल होगा। अगर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब इतना आसान नहीं है कि किसी भी कानून को बदल दिया जाए, तो वह रिजिड होगा। जैसे फ्लेक्सिबल में है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है वहाँ पे। और एक लाइन भी बहुत फेमस हुई थी, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, ब्रिटिश पार्लियामेंट डू एनीथिंग अदर देन अदर देन चेंजिंग अ वुमन फ्रॉम वुमेन। मतलब कहने का मतलब था कि वहाँ का ब्रिटिश कानून कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून बन सकता है, सिवाय लड़का को मर्द को औरत या औरत को मर्द बना दे। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ब्रिटिश का पार्लियामेंट। रिजिड का मतलब है कि इतना ज़्यादा रिजिड हो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो कि किसी भी कानून को अमेंड करना एक, कहते हैं कि जल्दी ना हो पाए, नाकों तले चने दबाने जैसा बात हो जाए, कि बहुत मुश्किल काम हो जाए। जैसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोई अमेंडमेंट करेगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जल्दी नहीं हो पाएगा। और इंडिया की बात करें, ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बीच बीच सा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाए तो ईजी भी हो जाता है। अगला है फेडरल वर्सेस यूनिटरी। कोई भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी हो सकता है, जैसे कि सेंट्रल और रीजनल में उसके पावर्स को बांट दिया गया हो, सेंट्रल और रीजन में बांट दिया गया हो। जैसे कि यूएस और जर्मनी में फेडरल अलग फेडरलिज्म है, स्टेट के पास अलग पावर है, सेंट्रल के पास अलग पावर है। और यूनिटरी में है सेंट्रलाइज पावर इन वन गवर्नमेंट, मतलब सेंटर ही सब कुछ है, वो स्टेट के लिए भी कानून बना रही है और सेंटर के लिए बना रही है, तो वह क्या होगा? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगला है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियली भी हो सकता है और पार्लियामेंट्री भी हो सकता है। प्रेसिडेंशियल सेपरेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेज। प्रेसिडेंशियल होगा तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव
दोनों ही अलग अलग होगा। और पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर से ही आता है, जैसे कि इंडिया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर से आएगा, जैसे कि मिनिस्टर ही जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हीं में से कोई मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा। क्योंकि उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव हेड भी है जो वो मिनिस्टर है, और लेजिस्लेचर हेड, लेजिस्लेटर तब होगा जब वो कानून मेकिंग के प्रोसेस में होगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस में होगा। अब हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जर्नी, और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक जो रूप दिया, कैसे जर्नी स्टार्ट होती है। दरअसल ये पहला पहला जो आइडिया था, फर्स्ट टाइम जो आइडिया था, वो एम एन रॉय द्वारा दिया गया था 1934 में, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि, और डिमांड करती है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना ही चाहिए, और ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद से बना सके। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब प्रॉपर वोटिंग के प्रोसेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। फिर 1940 में पहली बार अगस्त ऑफर में ये बात कही गई थी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियंस लीडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, उसमें भी बात का जिक्र हुआ कि हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना सकते हैं। और इसका वर्ल्ड वॉर 2 जो मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उनकी डिमांड उस टाइम पे पाकिस्तान बनाने को लेकर थी, इसलिए उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट इवेंट था क्रिप्स प्रपोजल में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान होता है, और उन्हें कहा था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनाइए, और बनाकर, लेकिन कांग्रेस तो राजी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग इसको नहीं मान रहे थे। फिर बाद में जाके उनको मानना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के तौर पे हम देखें कि कब कब क्या क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये प्रोसेस में, फॉर्मेशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के प्रोसेस में। तो 9 दिसंबर को पहली सीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया था, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हम जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात वो कह रहे थे, ब्रिटिश, उसमें शामिल ही होना चाहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होगी तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व होगा, मतलब उसकी ज़्यादा बातें होंगी, उनके माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उन्होंने उस बॉयकॉट कर दिया था 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को अगला सीटिंग हुआ, बातें हुई, और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि उसमें ये बात कही कि जो सबसे सीनियर लीडर होगा उसी को हमें इसका चेयरपर्सन ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर सिद्धानंद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था प्रेसिडेंट, और सिद्धानंद टेम्पररी उस टाइम पे चेयरमैन थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू से के द्वारा। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही कहीं ना कहीं एक तरह का, जो आज हम प्रियम्बल देखते हैं, वहीं से ही इसके फाउंडेशन दिखता है। फिर 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। फिर इसके बाद 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली से द्वारा। फिर 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन पाकिस्तान किया गया। फिर उसके बाद सारे दो कंट्री अलग अलग धरे में बैठ गई, इंडिया इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान। और अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी फूट देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद करना जरूरी है। ये 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ये याद रखना जरूरी चीज़ है। फिर मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने रेटिफाई किया था कि हम इंडियन मेंबर्स होंगे, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में होंगे। फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट भी हो गया था, इनेक्टेड भी हो गया था। कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो 1949 को ही, 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो चुके थे, जैसे सिटीजनशिप का
जो प्रोविजंस है जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 1949 का ये ईयर है, 1947 में पार्टीशन हो रहा है, तो जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं या इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप देना है। तो सिटीजनशिप का जो भी प्रोविजंस थे 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाता है। फिर 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग हम अडॉप्ट कर लेते हैं और नेशनल एंथम भी शुरू करते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। फिर आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र होता है, यानी हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और इंडिया एज अ रिपब्लिक हो जाता है। दिस डेट, हालांकि हमने कहा था 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ही हम आज़ाद हो गए थे, तो इसलिए हम इसको ये करते हैं कि 1930s में 26 जनवरी को ही हमने पूर्ण स्वराज की 1939 के 29 के आसपास हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और 26 जनवरी 1930 को उस दिन कांग्रेस पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी जो उस टाइम पे थे उन्होंने एज इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उन्हीं के याद में या फिर रिजम्बलेंस में हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस हैं, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस है, उसके कुछ कुछ हमें दिखता है कि यह क्या दिखाता है। यह दिखाता है कि यह फिलॉसफी, फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, इट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कहने का पर्पस है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो असेंबली में पास हुआ था वह हमारे लिए एक फंडामेंटल्स और फिलॉसफी पे बेस्ड था। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो मेंशन्ड है या फिर उसके जो फिलॉसफी है क्या क्या है। पहला कि इंडिया टू बी सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, यानी अब इंडिया किसी कंट्री के अधीन नहीं है। इंडिया कैन टेक इज हर ओन डिसीजन, कोई इसके ऊपर सुपरमेसी नहीं है। इंडिया खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट। सेकेंड वन इज एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड वेलबींग, हम पीस और जो क्या कहते हैं पीस को हम उसको फॉलो करेंगे। प्रोटेक्शन फॉर अंडर प्रिविलेज एथनिक एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी हर तरह के किसी भी तरह की जो माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, हम उसके प्रोटेक्शन देंगे। फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रियम्बल का एक फाउंडेशन है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। सोशल जस्टिस का मतलब कि सभी को बराबरी का अधिकार है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई कोई जात ऊपर नहीं, कोई जात छोटे नहीं, कोई किसी से किसी भी हायरार्की में हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब एक बराबर है, तो सोशल जस्टिस होगा। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा किसी भी पैसे से का। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर किसी को जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स है या फिर राइट टू वोट है या फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें सारा कुछ पॉलिटिकल जस्टिस मिल सकता है। यही सारी बात है इसमें। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में एक डिक्लेरेशन था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पब्लिक नेशन है। इंडियन टेरिटरीज इंक्लूड्स ब्रिटिश इंडिया, इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन। पीपल्स अथॉरिटी, ऑल पावर डिराइव्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कहना कि जितने भी अथॉरिटी, जितने भी पावर्स है इंडिया अपने, जो इंडिया के लोग हैं वो खुद को ही दे रहे हैं। ऑल पावर डिराइव्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, जिसलिए प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग बिगनिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद के लिए दिया है। जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो हमने कहा था ना कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, कमिटमेंट टू वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर। आज का जो प्रियम्बल है वो मॉडिफाइड वर्जन ही है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जो 296 फ्रॉम ब्रिटिश एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स।
और 11 टोटल सेशंस हुए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। टोटल जो खर्चा था 64 लाख था टोटल एक्सपेंडिचर, जो आज के टाइम पे ज़्यादा है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमारे देश का संविधान बनाना है, तो खर्च क्यों सोचना है उतना, क्या करना नहीं करना है। 3 साल लगे थे बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जैसा कि पता है पार्टीशन 1947 के बाद कुछ जो मुस्लिम लीग्स के लीडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंक्लूडेड थे, वो तो पार्टीशन के बाद उस देश में चले जाएंगे, उनकी अपनी कंसेंट थी। तो उस टाइम पे टोटल फाइनल स्ट्रेंथ जब पार्टीशन के बाद थी तो कॉन्स्टिट्यूशन की 299 था, और स्टार्टिंग में कितना था 389। द असेंबली रिप्रेजेंटेड डाइवर्स सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग हिंदूज, यानी उस असेंबली में हर तरह के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, SC ST, वुमेन, सब तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व थे हमारे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहा जाता है कि ऐसे ही मतलब आज के टाइम में जैसे लेजिस्लेचर वगैरह में हम देखते हैं कि किसी का क्वालिफिकेशन कुछ होती है, बहुत कम भी होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है, या फिर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, या फिर किस तरह की इन्वॉल्वमेंट उसका मनी एंड मसल पावर के बेसिस पे आ जाते हैं लेजिस्लेशन में। लेकिन उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग बैठे थे, ज़्यादातर तो वो खुद में ही वकील वगैरह थे, और बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सारे रहते थे। और जो सीट्स थे प्रोपोर्शनली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में दिया गया था, विद रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इलेक्टेड, और कुछ कुछ इलेक्टेड भी थे और कुछ कुछ नॉमिनेटेड भी थे। जो खासकर जो प्रिंसली स्टेट्स में वो ज़्यादातर लोग नॉमिनेटेड आते थे। जो की पर्सनल्स हैं, मतलब जो कुछ कुछ ऐसे लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाइंड बनाने में जो उनका बड़ा हाथ था, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको आर्किटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में जितने लोग बैठे हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान था तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद कोई था तो वो BN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। BN राव एक सिविल सर्वेंट भी थे, और उस टाइम पे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जितने भी एडवाइजरी थी, सारा कुछ वो खुद ही दे रहे थे। एक बार भीमराव अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि आज, खासकर जब 26 जनवरी से 1950, जब उनका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट था, डेट एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि लोग या फिर अभी भी लोग मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक पूरा श्रेय दे या फिर क्रेडिट दे, लेकिन मेरा मानना है, मतलब भीमराव अम्बेडकर का मानना है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बिना BN राव को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। लेकिन तो BN राव को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए जितना भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। प्रेम बिहारी रायजादा का भी कंट्रीब्यूशन कैसे है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैलिग्राफी है जो लिखा हुआ है, उस टाइम पे तो ऐसा तो डिजिटल जमाना था नहीं कि प्रिंट कर फटाफट टाइप करके लिख दिया जाए। तो कैलिग्राफी मतलब जो उनका जो पूरा लिखा हुआ था, वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। प्रेम बिहारी रायजादा से पूछा गया कि आपको इनकी कैलिग्राफी करने के लिए आपकी कितनी फीस है, क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक भी रुपया नहीं लूंगा, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बुक है उसके लास्ट में मेरे पिताजी का नाम लिख देना। तो प्रेम विहार रायजादा की एक यही फीस थी कि लास्ट पेज में उनके पिताजी का नाम है। तो आज भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ संसद भवन में ही मिलेगी। जो उसके डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं, उसका प्रोटोटाइप जैसा या स्पेसिमेन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगह के बहुत सारे लाइब्रेरीज में होती है, तो उनको जाकर देखेंगे तो लास्ट के पेज में प्रेम बिहारी रायजादा का नाम लिखा, उनके साथ में उनके फादर का नाम लिखा है। उनका कहना था कि मेरी फीस वही होगी कि मेरे फादर का नाम लास्ट में लिख दिया जाए। उन्होंने कैलीग्राफी किया था। नंदलास और बियर सिन्हा ने, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साइड में डेकोरेशन जो हाथी और कुछ कुछ चीज़ें बनाने लग रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, वो सारे क्या है, नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने किया था। और वसंत कृष्ण वैद्या ने, जो हिंदी में जो उसकी पूरा कैलीग्राफी है, उन्होंने किया था। और नंदलाल बोस ने भी उसको इलिमिनेट किया था, वो सजाया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आए थे, और वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है।
कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे थे और डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के लोग आए थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जेंडर। तो हम देख रहे हैं कि वीमेन का भी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ चढ़ के है। इसमें टोटल इंक्लूजन कितने, टोटल लोग कितने हैं, 15 वुमन, और बाद में 2 और बढ़ गए। और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं शेपिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इंश्योरिंग वुमेन्स राइट वर इक्वली रिप्रेजेंटेड, कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग में वुमेन का भी पूरा योगदान रहा था। 11 women signed the Indian Constitution, making their mark in history as founding mothers of the Republic। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लास्ट में ना पूरे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर्स हैं, तो उनमें 11 कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन का भी साइन है। जो इम्पोर्टेंट वुमेन सिग्नेटरी है जैसे कि दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, ये बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी बनती हैं। जो एम्स न्यू दिल्ली है तो उसका जो ओपीडी का जो नाम है उनके इन्हीं के नाम पे है, राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि एक डॉक्टर थी एक, और बाद में हेल्थ मिनिस्टर बने थे। दया साहनी वेलुदन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कदिश एजाद रसूल, कमला चौधरी और एनी मसाक्रिन। हम इन सब इम्पोर्टेंट लीडर जो विमेन लीडर्स हैं उनके नाम हैं और कैसे इनका योगदान रहा था हमने देखा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो असेंबली था तो उनमें एक कमिटीज बनाई गई थी कि जो लीडर्स होंगे वो कमिटीज के थ्रू काम कर रहे थे, कि ये कमिटीज ये लीडर देख रहे थे, ये कमिटीज दूसरे लीडर देख रहे थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू इंडियन पावर्स कमेटी को देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को देख रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी को देख रहे थे, स्टेट्स कमेटी को देख रहे थे, एक्सपोर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस को भी देख रहे, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस को भी देख रहे थे। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को कमेटी को देख रहे थे, एडवाइजरी कमेटी को देख रहे थे, फंडामेंटल और माइनॉरिटीज कमेटी को भी देख रहे थे, ट्राइबल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोसीजर कमेटी को देख रहे थे, स्टेयरिंग कमेटी, फाइनेंस स्टाफ कमेटी और नेशनल फ्लैग कमेटी को देख रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी, द मोस्ट क्रूशियल कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी को देख रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, खासकर फंडामेंटल राइट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो पार्ट्स हैं उसको कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय भीमराव अम्बेडकर was the most important committee responsible for preparing the Constitution of India। पहला ये कमेटी फॉर्मेशन, इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज ए चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाड़ी कृष्ण सैयर, एम मुंशी, डीपी खैतान और टीडी कृष्णमाचारी, ये सारे टोटल 7 लोग थे। और ये फर्स्ट ड्राफ्ट पहली बार 1948 को पब्लिक रिव्यू और फीडबैक देखती है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन होता है, 8 मंथ ऑफ पब्लिक फीडबैक पीरियड टू इनकॉर्पोरेट सजेशंस। ये सेकंड ड्राफ्ट फिर पब्लिश होता है अक्टूबर 1948 में आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग पब्लिक फीडबैक। और यही फाइनल कंप्लीशन कब देखा जाता है, टोटल 140 मीटिंग डेज कंप्लीटेड लेस देन 6 मंथ, यानी इनका टारगेट था कि जितनी जल्दी होकर कर सके, लेकिन और 6 मंथ से पहले ही उन्होंने कर दिया था। अब है इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट टाइमलाइन। इनेक्टमेंट 26 जनवरी 1950 को हमारा 284 out of 90 members present and signing। At the time it contained preamble, 395 articles and 8 schedules। जो आज हमारे पास 12 शेड्यूल है, जब इनेक्ट हुआ था उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इलेक्टेड टू अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो एक फिलॉसफी के तौर पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो टोटली क्या है, वो बेस्ड है, वो प्रीएम्बल ही है हमारा, यानी एक क्या है, इंडेक्स के तौर पे है ये प्रीएम्बल हमारा। और इमीडिएट इफेक्ट सम प्रोविजंस कमिंग, मैंने शुरू में बताया था 26 जनवरी
50 को देश कानून हमारा लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को ही बहुत सारे जो प्रोविजंस है, जो एक्ट्स है, वो लागू हो चुके थे। जैसे सिटीजन से रिलेटेड 5 से 9, आर्टिकल 60, 324 इलेक्शंस के प्रोविजंस, 366, 379, 80, 88, 91, 92 एंड 393। तो ये सारे 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो चुके थे, अडॉप्ट हो चुके थे, मतलब वो लागू हो चुका था। बाकी सारे 26 जनवरी 1950 को हो चुका था फुल इन्फोर्समेंट। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 with all its enactment were repealed while the abolition of Privy Constitution Act continued। यानी इंडिपेंडेंस एक्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया था 1935 का, अबोलिशन ऑफ प्रीवी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को हम कंटिन्यू रखे थे ताकि यह चलता रहे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज है। हमने कहा था कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन हम देख रहे थे कि पिछले पीढ़ीज में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है या फिर चार्टर एक्ट्स है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं हम कहीं ना कहीं से बोरो किए हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनके पास जो उनका जो पीरियड था, जब वो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रोसेस कर रहे थे बनाने का, उनके पास बहुत सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका था। उन्होंने यूएस का पढ़ा, ब्रिटिश का पढ़ा, ऐसे करते करते लगभग 10 से 15 कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का पढ़ा था। उसके बाद जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। तो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ये भी करते हैं कि ये तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कुछ नहीं है। बोरोड ऐसा मतलब नहीं कि बिल्कुल ही हमने बोरो कर लिया था। उसके स्पिरिट और जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमारा खुद का था, बस हमने उसका आउटलाइन लिया था। बाकी सारा कुछ हम अपने समाज या अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया था। तो जो ब्रिटिश से हमारे लिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म एंड प्रेरोगेटिव रीट्स। रूल ऑफ लॉ मतलब सभी बराबर होंगे कानून के आगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सारे पार्लियामेंट्री को सिस्टम देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सारे अलग अलग हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट में था। सिंगल सिटीजनशिप मतलब जो इंडिया में ये सिस्टम है कि सिंगल सिटीजन, कोई अगर सिटीजन है तो इंडिया का सिटीजन है, उस टाइम पे किसी जो अपने स्टेट में पैदा हुए हैं उसके भी सिटीजन है। जैसे ब्रिटिश यूएस में होता है कि अगर आप लास वेगास के सिटीजन हैं और बाद में फिर इंडियन अमेरिका के सिटीजन है, तो अमेरिका के सिटीजन आप है, फिर बाद में आप लास वेगास के भी सिटीजन बनना पड़ता है। तो दोनों ड्यूल सिटीजनशिप है, आप लास वेगास के सिटीजन हैं और यूएस के भी सिटीजन है, लेकिन इंडिया में नहीं है। आप इंडियन सिटीजन हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिंगल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, बाइकैमरल प्रेरोगेटिव्स है। यूनाइटेड स्टेट्स हमने क्या क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया। कनाडा से क्या क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूसिव पावर टू सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। और भी सारे हमने लिया है। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ये जो चीज मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक बार आप अच्छे से जरूर देखिएगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बढ़ेंगे। ग्लोबल सिंथेसिस था जो हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या से लिया है।
अब हम अपने लेगेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की बात करें तो हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने के जो जो अचीवमेंट है हमारे पास, कैसे क्या हमने क्या क्या अचीव किया है। तो देखा जाए तो थ्रू मेटिकुलस डेलिब्रेशंस, inclusive participations, visionary leadership, or founding father created document that has guided the world's largest democracy for over 7 decades। कहने का मतलब है जो आज हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वी हैव द लार्ज लेंथीस्ट डॉक्यूमेंट और वी हैव द डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारे जो फोर फादर जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, अपना समय दिया, उनकी हम लेगेसी को ही ये कर रहे हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके ही माइंडसेट को दिखाता है। और ये कहा भी जाता है कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया की जो सोसाइटी है, डेमोक्रेसी जो है, उनकी नींव में इतना ज़्यादा वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है कि इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हटाना या फिर हिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और कोई कितना भी कुछ क्रिटिसिज्म कर ले, ये कुछ कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, ये पावर में आएगा तो वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एज ए सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो कहें, वह कहीं ना कहीं एम्बेडेड है। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अनैतिक हो की बात करता है तो इंडियन सोसाइटी में वाकई में एक आक्रोश सा माहौल फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉपर जो लिगेसी है हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा है। और हम ये देखेंगे कि कैसे ये डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस के ऊपर डिपेंड है। यह रोबस्ट एस्टेब्लिश अ रोबस्ट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विद सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर। यह सोशल जस्टिस की भी बात करता है कि इंश्राइंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज एंड मार्जिनल कम्युनिटीज। यानी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी को उसके हक और अधिकार के समानता को दिखाता है और इक्वालिटी को बताता है, और वो हर किसी को जस्टिस भी दे रहा है। यह लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन कैपेबल ऑफ एडॉप्शन एंड ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यानी हर कोई अपना कोर वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू सर्व एज अ बीकन ऑफ होप and a model for emerging democracies worldwide, testament to wisdom and foresight of the creators। मतलब आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जो ये न्यू जो आज की दुनिया में जो न्यू कंट्रीज हैं जिन्हें जो सरकार बन रही है उनके लिए एक सेटबैक है, या उनके लिए एक दिया जा सकता है कि यह एक मॉडल है। इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूट पास जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ट है, डिटेल्ड है। हालांकि क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन फिर भी एक जो कंट्री इतने सालों से गुलाम थी, इतने सालों से उनके पास बहुत सारे जो कहते हैं कि डाइवर्सिटीज़ हैं, कोई नॉर्थ में जो कल्चर फॉलोवर है यहाँ साउथ से बिल्कुल अलग है, ईस्ट का वेस्ट से बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स थे, जो फोर फादर्स थे, उन्होंने एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कि सभी को, हर कोई किसी न किसी बात से आपस में मतभेद या मनभेद कर सकता है, लेकिन संविधान की जब बात आती है तो सभी इकट्ठे मिलते हैं। कोई किसी से फिर ये नहीं देखते हैं कि कौन नॉर्थ से है या फिर साउथ से है या ईस्ट से है वेस्ट है। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, वो हमारे फोर फादर के माइंडसेट को बताता था। और उन्होंने, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अगर हम सिंपल से एग्जांपल ले तो हम अपने घर में कोई कानून बनाते हैं या फिर ये कहते हैं कि जैसे बड़ा बेटा होगा तो ये कर लेगा, मिडिल बेटा है तो ये कर लेगा, लड़की ये कर लेगी, छोटे वाला बेटा ये कर लेगा, तो उसी को मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। और उसी का मतलब थोड़ा सा नॉर्मल सा कानून या नियम कानून जो हम घर में या फिर हॉस्टल्स में या फिर स्कूल कॉलेज में बनाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सोचने का दिमाग होता है। एक पूरे कंट्री को रन करने के लिए, एक पूरे देश को चलाने के लिए जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो सोचा वो लोगों ने कितने दिमाग, कितने इंटेलेक्चुअल सोच रही है उनके पास। और ऐसा नहीं है कि वो लोग
अपने मन से जो होता वो था वो कर लेते थे, वो इतने कैपेबल थे इनसे करने के लिए। कहते हैं कि वो लोग प्रॉपर किसी भी कोई कानून बनाना था तो हर एक कानून के बाद, जैसे कोई प्रपोजल रखा कि ये कानून होना चाहिए, तो प्रॉपर डिबेट होता था, डिस्कशन होता था। एक भी आदमी अगर असंतुष्ट है तो उस पे, किसी भी कानून के लिए अगर असंतुष्ट है तो उस पर बात होती थी, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था। ऐसे ही नहीं कि कोई मेजोरिटी है तो उसकी बात मान ली जाएगी। एक भी आदमी अगर असहमत है तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसको मनाने की कोशिश की जाएगी, जरूरत पड़ी तो उनकी बात, उसकी बात से उनको थोड़ा सा अमेंड करने की कोशिश की। इस तरह से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और आज हम लोग जो फक्र महसूस करते हैं कि वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और फॉलोइंग द बेस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और हमारे पास सबसे बड़ा संविधान है। तो हम एक बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, उनका थैंक यू कहना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जाना कि मेके कॉमिने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम फिर सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आज का क्लास ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम सैलिएंट फीचर्स को पढ़ेंगे, तो और भी सारे जो डिटेल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो हम उसको और भी प्रिसाइज मैनर में और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह की और भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको लेनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको डिटेल में मिल जाएगा। हालांकि नोट्स आपको इसी वीडियो के साथ ही आपको टेलीग्राम या किसी लिंक पे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कमेंट में कुछ आपको सजेशन चाहिए, कुछ जानना हो, या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।